Hello everyone, I am Abadur Rahman and in this video I am going to explain about sets. First of all, that what is sets? A set is a collection of well-defined object. For example, a set of animal, the set of teachers teaching you, the set of letter in the word cricket. All are the collection of well-defined objects, so it is known as the set. सेट क्या होता है? ऐसी चीज़ें जिसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किया जाए, वो क्या कहलाएगा? आपका सेट्स कहलाएगा। तो सेट में वो चीज़ें आएंगी जो वेल डिफाइंड हो। जैसे ये कह दिया जाए आप अपने क्लास के अच्छे बच्चों का ग्रुप बनाइए, तो सिर्फ अच्छा बोल देना कोई सेट के लिए कोई स्केल नहीं हुआ। आपके हिसाब से अच्छा कोई और हो सकता है, मेरे हिसाब से अच्छा कोई और हो सकता है। क्लियर? बेस्ट फ्रेंड आपका कोई और हो सकता है, मेरा कोई और हो सकता है। तो इस तरीके का कलेक्शन होना तो वो सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बट अगर ये कह दिया जाए कि ऐसे बच्चों का कलेक्शन बनाया जाए जिनका 70% या 80% मार्क्स होगा, तो अब आपको यहाँ पर एक स्केल मालूम है कि किसके परसेंट से ऊपर को हमको लेना है और कितने परसेंट से ऊपर के नीचे के बच्चों को नहीं लेना है। तो वहाँ पर जो कलेक्शन बनेगा वो वेल डिफाइंड होगा। तो सेट इज़ अ वेल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का मतलब जिसमें से हर ऑब्जेक्ट सेम कैरेक्टर रखता हो और उसकी प्रॉपर्टी आप जज कर सकते हो या फाइंड कर सकते हो। जैसे द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड क्रिकेट, CRICKET। अब आपको ये मालूम है कि इसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं। जाहिर सी बात जो भी आप सेट बनाइएगा इन्हीं लेटर से होगा। इसमें कौन कौन से लेटर आ रहे हैं? CRIKENT। अब देखिए यहाँ पे C 2 बार आ रहा था, तो सेट लिखते वक्त सिर्फ किसी भी एलिमेंट को सिर्फ एक बार रिप्रेजेंट करना होता है, दोनों बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसमें वो सारे लेटर आ रहे हैं, वो सारे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं जो क्रिकेट वर्ड में थे, तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा। इसमें कोई और नंबर नहीं आ रहा है या कोई और लेटर नहीं आ रहा है जो यहाँ पर नहीं मौजूद है। तो यहाँ पे स्क्रीन में क्रिकेट में आप जितने लेटर को देख रहे हैं वही यहाँ पे सेट में आ रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई, सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दूसरी बात ये कि सेट को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो हमेशा इसको किसी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। हम सपोज कर ले एस से कर ले, आप A B C किसी भी नंबर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप A से कर सकते थे, B से कर सकते थे, वो कोई इशू नहीं हुए। बट सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके के ब्रैकेट को यूज़ किया जाता है, कर्ली ब्रैकेट। और जो एलिमेंट इसमें लिखे जाते हैं जैसे CRIKET, ये सब क्या है? ये एलिमेंट कहलाएंगे। और सारे एलिमेंट को लिखने के लिए हम कॉमा से उनको सेपरेट कर देते हैं। तो कॉमा का यूज़ किया जाता है किसी भी एलिमेंट को अलग करने के लिए। तो सेट लिखते वक्त क्या होता है? एक तो इस ब्रैकेट का यूज़ करना, इसके अलावा आप किसी और ब्रैकेट का यूज़ नहीं कर सकते, और कॉमा का यूज़ किया जाता है। क्लियर? अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सेट है A, जिसके एलिमेंट कौन कौन से हैं? A, E, I, O एंड U। अब ये तो आपको मालूम है कि इसमें जो एलिमेंट आ रहे हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवेल हैं। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? A, E, I, O, U। इस सेट को किससे रिप्रेजेंट किया गया? सेट A से, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा कर रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है। अब अगर आपको ये लिखना है कि A इसका एक एलिमेंट है, या E इसका एक एलिमेंट है, या I इसका एक एलिमेंट है, तो उसको कैसे लिखा जाएगा? A इज़ बिलोंगिंग टू सेट A। ये सिंबल किसका होता है? इस निशान को बोलते हैं बिलोंग्स टू सेट A। क्लियर? अच्छा, इसमें B नहीं आ रहा है ना, तो अगर हमें ये लिखना हो कि इसमें B सेट में B नहीं है, तो हम लिखेंगे B डज नॉट बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है, B डज नॉट बिलोंग्स टू सेट्स A, बिलोंग्स टू सेट। तो बिलोंग होगा तो इस तरीके का सिंबल होगा, और बिलोंग नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग का सिंबल ये होता है। बिलोंग को बना के कट कर दिया जाए। तो कोई भी एलिमेंट अगर इसमें मौजूद है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके का सिंबल यूज़ करेंगे, और अगर एलिमेंट इस गिवन सेट में नहीं होगा तो नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग का यूज़ किया जाएगा।
क्लियर? आइए अब कुछ एग्जाम्पल को समझ लेते हैं कि ये सब सेट्स हैं कि नहीं। प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ये सेट होगा कि नहीं? हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट है वो तो फिक्स है ना कि कौन कौन से प्लैनेट सोलर सिस्टम में आएंगे, तो ये सेट को रिप्रेजेंट करेगा। या यस, इट इज़ अ सेट्स। सेकेंड है इंटरेस्टिंग बुक इन द लाइब्रेरी। अब देखिए, इंटरेस्टिंग बुक होना ये कोई सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है जो बुक आपके लिए इंटरेस्टिंग हो वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग ना हो, वो किसी और फ्रेंड के लिए इंटरेस्टिंग ना हो। तो इंटरेस्टिंग होना कोई सेट के कलेक्शन को डिफाइन नहीं करेगा, तो ये आपका सेट नहीं है। क्लियर? नाउ थर्ड, कलर ऑफ रेनबो। अब ये तो कन्फर्म है, आपने देखा होगा कि रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं, 7 कलर होते हैं ना। सो इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। टॉप 5 विकेट टेकर इन टेस्ट क्रिकेट। अब ये भी कंफर्म है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 बॉलर कौन कौन से हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपके हिसाब से दूसरे होंगे, हमारे हिसाब से दूसरे होंगे, उसमें से सबका रिकॉर्ड मैच किया जाएगा, उसके बाद एक ही नाम निकल के आएगा कि टॉप 5 में कौन कौन लोग आएंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी सेट है क्योंकि जितने भी प्रेसिडेंट इंडिया के हुए हो तो उसको आप काउंट कर सकते हो, उसके बारे में कंफर्म है कि कौन कौन से प्रेसिडेंट इंडियंस थे। यह है काउंटिंग नंबर बिटवीन 30 एंड 40। अब इसके बीच में कितने काउंटिंग नंबर हैं? काउंटिंग नंबर में जैसे 30, 31, 32 इंटीजर के फॉर्म में, तो 30 एंड 40 के बीच में कितने काउंटिंग नंबर है वो तो क्लियर है, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा, इसमें भी कन्फर्म नंबर होंगे। ऑल वॉवेल्स, अब आपको देखिए यहाँ पे मालूम है कि कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, डेफिनेट है कि 5 ही वॉवेल्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी मालूम है। ऐसा नहीं हो सकता कि अलग अलग पर्सन के लिए वॉवेल अलग अलग हो, ये नहीं हो सकता ना। तो ये सब आपकी क्या हो गए, सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। आइए अब इधर के एग्जाम्पल को देख लेते हैं कौन कौन से दिए गए हैं। ऑल डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम इन योर मैथ्स बुक। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो वो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट हो सकता है जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे वो आपको ईजी लगे। तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा, सो ये सेट को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इंटेलिजेंट बॉय ऑफ योर क्लास। अब इंटेलिजेंट होना कोई स्केल नहीं हुआ, कुछ बच्चे अलग सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट होंगे, किसी की चॉइस अलग होगी, वो अलग फील्ड में इंटेलिजेंट होंगे। तो इंटेलिजेंट होना कोई स्केल या लिमिट नहीं होती जहाँ से आप किसी बच्चे को कलेक्ट कर सकें या उसकी नेम लिस्ट बना सकें। गुड फुटबॉल प्लेयर, फिर से वही बात कि गुड फुटबॉल प्लेयर मीन्स ये कोई वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, क्योंकि किसी को कोई भी प्लेयर अच्छा लग सकता है। हो सकता है आपको कोई एक फुटबॉल प्लेयर अच्छा लगे, मुझे कोई और फुटबॉल प्लेयर अच्छा लगे, तो यहाँ पर कोई डेफिनेट नेम नहीं निकल के आएगा, तो ये भी आपको सेट्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ऑल गुड स्कूल ऑफ इंडिया, फिर से वही बात होगी, इंडिया के सारे अच्छे स्कूल, तो अच्छा होना कोई लिमिट होती ही नहीं है, सबके अलग अलग चॉइस अलग अलग फेवर हो सकता है, तो सबके लिए अच्छा होना अलग हो सकता है। हमारे लिए हमारा स्कूल सबसे अच्छा है, आपके लिए आपका स्कूल सबसे अच्छा होगा। क्लियर? ऑल येलो फ्रूट्स, अब जितने भी येलो कलर के फ्रूट होते हैं वो तो कंफर्म है कि कौन कौन से होंगे, तो वहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट बन सकता है। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल समझते हैं बिलोंग या डज नॉट बिलोंग का। 7 बिलोंग द सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, तो उसमें 7 आएगा ना, सो 7 बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ऑड नंबर। -20 बिलोंग द सेट ऑफ इंटीजर्स। -20 इंटीजर्स में आता है यह, इट इज़ करेक्ट। D इज़ नॉट या D डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ वॉवेल। देखिए D वॉवेल नहीं है तो D के साथ डज नॉट का साइन लगा हुआ है क्योंकि D वॉवेल्स में नहीं आएगा। 4 डज नॉट बिलोंग द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3। 4 मल्टीपल ऑफ 3 में नहीं आता है, तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या होंगे? 3, 6, 9, 12, 15, तो उसमें 4 नहीं आएगा, सो 4 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ 3। अब इधर कुछ एग्जांपल देखते हैं। 8 बिलोंग टू द सेट ऑफ ऑड नंबर। 8 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर में क्या क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो ये ऑड नंबर के सेट हो गए, इसमें 8 नहीं होगा ना, तो 8 डज नॉट बिलोंग का यूज हुआ है।
अगर 8 इसमें आ रहा होता तो 8 बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ ऑड नंबर होता, बट वो ऐसा होगा नहीं। एप्पल डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ वेजिटेबल, एप्पल तो फ्रूट होता है तो वेजिटेबल के सेट पे नहीं आएगा। 1 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, 0 2 4 6 सेट, देखिए इसमें 1 नहीं आ रहा है ना, तो 1 डज नॉट बिलोंग टू द सेट। 9 इज द सेट ऑफ, 9 इज एन एलिमेंट या बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर, 9 स्क्वायर नंबर में आता है। अभी स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं आपके, 1 4 9 16 25, ये सब क्या है, स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। तो उसमें 9 आएगा, 3 का स्क्वायर है ना, तो 9 इज अ सेट ऑफ, बिलोंग टू द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर। ओके, आइए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको सिर्फ ये बताना है, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। B डज नॉट बिलोंगिंग टू A E I O U, इन्होंने कहा है B इस सेट में नहीं है। ये ट्रू स्टेटमेंट है कि रॉन्ग है, ये इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। वाई? बिकॉज इट इज़ क्लियर दैट B इज़ नॉट हियर, सो वी कैन से दैट B डज नॉट बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ दिस, B इसमें नहीं है ना, नाउ हियर। 3 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ ऑड नंबर, 13 जो है वो ऑड नंबर के सेट में नहीं आएगा, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ट्रू हो गया, ये वाला आपका फॉल्स हो गया, क्योंकि 13 तो ऑड नंबर के सेट में आएगा, इन्होंने कहा नहीं आ रहा है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऐसे ही गीतांजलि बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ बुक रिटन बाय द टैगोर, या इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। 1998 बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब ऐसे ईयर जिसमें 366 डेज हो और फरवरी 29 डेज़ की हो, तो ये 1998 ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगी। जबकि 20,000 आपका 2000 एज ए लीप ईयर होगा, सो 1998 लीप ईयर नहीं था, तो ये आपका डज नॉट बिलोंग होगा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, मून इज द सेट ऑफ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, मून प्लैनेट नहीं होता, ये सेटेलाइट होता है, नेचुरल सेटेलाइट है, सो इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक को अब देखते हैं। ओके, अब देखिए कि सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से किया जाता है। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 मेथड होता है। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकंड टैबुलेशन फॉर्म और रोस्टर मेथड, एंड थर्ड रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। अब इस तीनों मेथड में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस किस मेथड में सेट को किस किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्स्ट, व्हाट इज टैबुलेशन मेथड? In this method, we write a description of a member of the set stating clearly their common property. The description is usually enclosed in the bracket this. Okay. Means description method में क्या होता है, हम किसी भी सेट के एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टेटमेंट के फॉर्म में उसको डिस्क्राइब करते हैं। ओके, A set can be represented by describing it clearly and carefully in word. उसमें क्या होगा, हम किसी भी वो सेट के एलिमेंट की प्रॉपर्टी को खूब अच्छे से और क्लियरली लिखते हैं, ताकि उस सेट को पढ़ने पर आप ये मालूम कर सकें कि उसमें कौन कौन से नंबर आएंगे। जैसे हम ये लिखते हैं, एन इवन नंबर लेस देन 12, इवन नंबर लेस देन 12, तो ऐसा सेट जिसके इवन नंबर हो और वो 12 से कम हो। तो अब इसको पढ़ के आप ये समझ जाइएगा कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 2 4 6 8 10 इवन होने चाहिए एंड 12 से कम होनी चाहिए, तो ये सारे नंबर आपके इसमें आ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ उस सेट के एलिमेंट को लिखा जाता है। एक और हम लिख सकते हैं, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो ये दोनों डिस्क्रिप्शन मेथड है। डिस्क्रिप्शन मेथड में क्या हुआ, जो भी सेट के एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ को आपने लिख दिया। इवन नंबर लेस देन 12 मीन्स हो गए 2 4 6 8 10, एंड वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हो जाएंगे AEIOU। ठीक है, ये आपका हो गया इंग्लिश अल्फ़ाबेट वो डिस्क्रिप्शन मेथड।
अब उसके बाद बात होगी टेबुलेशन फॉर्म या रोस्टर मेथड क्या होता है। टेबुलेशन फॉर्म में क्या होता है, इन दिस मेथड वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट्स एंड सेपरेट बाय कॉमा, द लिस्ट इज इनक्लोज्ड इन द ब्रैकेट, वही जो वो कर्सिव ब्रैकेट उसमें यूज़ हुआ है वही सब में यूज़ होगा, वो तो सेट के लिए रिप्रेजेंट होता है। इसमें क्या करेंगे, सारे एलिमेंट को लिखा जाता है जो जो एलिमेंट उसमें आ रहे होते हैं, और उन एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला सेट लिखा गया था इवन नंबर लेस देन 12, तो अब इसमें कौन कौन से इवन नंबर हैं ये भी लिखे जाएंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो ये इसका टेबुलेशन फॉर्म हो गया या रोस्टर फॉर्म हो गया। सेकेंड क्या था आपका, वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट को क्या क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। क्लियर। तो जो एलिमेंट होता है उसको नॉर्मली स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। आप यहाँ पे कैपिटल लिख सकते हैं, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा, बट तरीका ये है कि जो एलिमेंट है उसको स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया जाए, और जब किसी सेट को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कैपिटल ए, कैपिटल बी या एस का यूज़ किया जाए तो वो बेटर है। ओके, ये हो गया आपका टेबुलेशन फॉर्म या रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या है, ये रोस्टर फॉर्म भी बोला जाता है, टेबुलेशन फॉर्म भी बोला जाता है। इसमें एलिमेंट को लिखा गया है और इसमें एलिमेंट की प्रॉपर्टी को लिखा गया है। क्लियर। डिस्क्रिप्शन मेथड में सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आप बहुत अच्छे से लिख देते हैं जिनके बारे में हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है। एंड टेबुलेशन या रोस्टर मेथड क्या होता है, सेट्स के कौन कौन से एलिमेंट आएंगे उन एलिमेंट्स को भी लिखा जाता है कॉमा का यूज़ करके। क्लियर। तो ये आपका कौन सा मेथड हो गया, ये आपका टेबुलेशन कह लीजिए, टेबुलेशन फॉर्म या रोस्टर मेथड हो गया। एंड थर्ड क्या है, रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। अच्छा, रूल मेथड में क्या होता है, रूल मेथड में भी यही होता है। इसी मान लीजिए इसी दोनों सेट को जो इवन नंबर लेस देन 12 है या वॉवेल ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट या इधर 2, 4, 6, 8, 10 एंड ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हमको रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो। तो सपोज कर लीजिए हम रूल मेथड में फर्स्ट सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, किसी भी सेट के अंदर एक एलिमेंट सपोज कर लिया जाता है एक्स, ऐसे भी लिखा जाता है इट इज़ नोन एज सच दैट, या ऐसे भी लाइन बना दी जाती है इट इज़ ऑल्सो नोन एज सच दैट। तो ये रिप्रेजेंटेशन मेथड होता है एक्स सच दैट। एक्स इस तरीके का है कि एक्स इज़ एन इवन नंबर, एक्स इज़ एन इवन नंबर, इवन नंबर एंड और क्या है, एंड लेस देन 12। ओके, ये रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म है। सेकंड को लिखा जाए ए, ई, आई, ओ, यू, तो इसको लिखा जा सकता है, इसको बी सपोज कर ले, एज सच दैट एक्स इज अ वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ओके, तो ये भी हो गया आपका। तो रूल मेथड और डिस्क्रिप्शन मेथड थोड़ा सा एक जैसा होता है, बट सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी लिखी जा रही है और यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट लिखा जाता है, उसको लिख दिया जाता है एक्स सच दैट या वाई सच दैट, बी सच दैट, कुछ भी। हमने एक्स सपोज किया, एक्स सच दैट, एक्स उस एक एलिमेंट का कैरेक्टर बता दिया जाता है और वो कंडीशन लगा दी जाती है जिससे वो सारे एलिमेंट यहाँ पर आ जाए। तो हमने लिखा x इज़ एन इवन नंबर, मतलब x जो आएगा वो इवन होगा एंड लेस देन 12 होगा। ऐसा ही कुछ हमने डिस्क्रिप्शन मेथड में किया था, बट डिस्क्रिप्शन मेथड में ये रिप्रेजेंटेशन आपका नहीं था। क्लियर। तो ये हो गया 3 रूल्स टू रिप्रेजेंट अ सेट। फर्स्ट डिस्क्रिप्शन मेथड, सेकेंड टेबुलेशन फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, एंड थर्ड रूल मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब जगह मिलेगा नहीं, तो इसको खूब अच्छे से देख के समझ के लर्न कर लीजिएगा। अपनी किसी कॉपी पे इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख भी दीजिएगा। स्पेशल सेट्स ऑफ नंबर, इन सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। द सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर टुगेदर विद ज़ीरो। अगर नेचुरल नंबर के साथ हम ज़ीरो को भी काउंट कर लें तो वो क्या कहलाएगा, होल नंबर कहलाएगा। इसको W से इंडिकेट किया जाता है, W सेट इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से डॉट डॉट का मतलब कॉन्टीन्यूस, ये उसी वे में चलता रहेगा, कोई एंड पॉइंट इसका नहीं होता है, इसलिए डॉट डॉट लगा दिया गया।
द सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर के सेट को z से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए 0 1 2 3 4 इस तरफ एंड -1 -2 -4 इस तरफ, इसका दोनों तरफ में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। द सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 इस तरीके का मिलेगा ना, 3 6 9, देखिए मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीपल ऑफ 3 3 6 9 12, इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं होगा। द सेट ऑफ इवन नंबर्स, इवन नंबर मीन्स विच आर डिवाइजेबल बाई 2, सो 2 4 6 8 10 12 कंटिन्यू वेज में चलता रहेगा। द सेट ऑफ ऑड नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। द सेट ऑफ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर मीन्स जो नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर मिलते हैं, जैसे 1 स्क्वायर का 1, 2 स्क्वायर का 4, 3 स्क्वायर के लिए 9, 4 स्क्वायर के लिए 16, 5 स्क्वायर के लिए 25। इसमें नेचुरल नंबर का सेट नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे लिख देते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज, अब नेचुरल नंबर में सेट कौन कौन से आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, ये आपका कहलाएगा नेचुरल नंबर कहलाएगा। इज इट क्लियर? नाउ अब देखिए टाइप्स ऑफ सेट, सेट्स कितने तरीके के हो सकते हैं, उनको कितने तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट मीन्स अ सेट दैट कंटेन्स काउंटेबल नंबर ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकें वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है 1 3 5 7 इज अ फाइनाइट सेट, क्यों? क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं, सिर्फ 4 एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। द सेट ऑफ ओशियन इज अ फाइनाइट सेट, अर्थ पे कितने ओशियन है वो भी कन्फर्म में काउंट किए जा सकते हैं, तो वो फाइनाइट सेट कहलाएगा। 2 4 6 8 डॉट 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 लास्ट में 100 लिखा हुआ है इज अ फाइनाइट सेट। ध्यान दीजिएगा, अगर लास्ट डिजिट मालूम है बीच में डॉट लगा हुआ है मीन्स आप इसको काउंट कर सकते हैं, बट अगर लास्ट में डॉट लगा होता तो वो इनफाइनाइट सेट होता या अनकाउंटेबल सेट होता। ठीक है, यहाँ पे फाइनाइट सेट है, 2 4 6 मल्टीपल ऑफ 2 है, ऐसे ही कहाँ तक जाना, 100 तक जाना, सो ये फाइनाइट सेट है। बीच में डॉट लगा, एंड पॉइंट क्लियर है यहाँ पे, समझिएगा। सी एक्स सच दैट एक्स इज़ अ कैपिटल ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया इज़ अ फाइनाइट सेट। अब इंडिया में जितने भी स्टेट हैं सबकी कैपिटल कन्फर्म में उनको काउंट कर सकते हैं आप ना, जब जैसे स्टेट काउंट किया जा सकता है वैसे उनकी कैपिटल को भी काउंट किया जा सकता है, तो ये आपका फाइनाइट सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, अ सेट दैट कंटेन्स अनलिमिटेड नंबर ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज कॉल्ड एन इनफाइनाइट सेट। ऐसे सेट जिसके मेंबर्स अनलिमिटेड हों, जिनको काउंट करना पॉसिबल ही नहीं हो, वो क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइट सेट कहलाएंगे या अनकाउंटेबल सेट कहलाएंगे। जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर का लास्ट नंबर कौन सा है आप नहीं बता सकते ना, आप काउंट करते जाइए, एक एक ऐड करते जाइए, काउंट करते जाइए, एक एक ऐड करते जाइए, तो लास्ट नंबर तो आपको मिल ही नहीं सकता है। जब भी आप लास्ट नंबर पे पहुंचिएगा उसमें +1 ऐड कर लीजिएगा, एक नया नंबर आपको मिल जाएगा, फिर वो लास्ट होगा, फिर उसमें +1 ऐड करिएगा, एक नया नंबर मिल जाएगा, तो लास्ट नंबर पॉसिबल नहीं है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो होंगे वो आपका इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ ऑल पॉइंट ऑन ए लाइन सेगमेंट इज एन इनफाइनाइट पॉइंट। इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है, बहुत छोटे छोटे जितने पॉइंट आप बना सकते होंगे उनसे भी ज़्यादा अनलिमिटेड पॉइंट इस पे आएंगे, सो वो इनफाइनाइट सेट होगा। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काईज एन इनफाइनाइट सेट। स्काई में कितने स्टार्स हैं उनको भी आप काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ओके, अब फिर अब बात होती है सिंगलटन सेट। सिंगल मीन्स जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, सो सिंगलटन सेट मीन्स अ सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो वो सिंगलटन सेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 7 इज अ सिंगलटन सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट 7। इसमें देखिए सिर्फ एक एलिमेंट है ना, तो ये सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ऐसा सेट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो वो क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट कहलाएगा। एम्प्टी सेट, अ सेट दैट कंटेन नो मेंबर इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नल सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो वो क्या कहलाएगा, एम्प्टी सेट कहलाएगा, या तो उसको नल सेट भी बोलते हैं, NULL नल सेट। फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ मंथ इन ए ईयर दैट हैव लेस देन 20 डेज। ऐसा तो कोई महीना होता ही नहीं जिसमें 20 दिन से कम के दिन हो, तो 20 डेज से लेस कैसे होते हैं, होते ही नहीं किसी में, तो ये पॉसिबल ही नहीं कोई आपको ऐसा कोई मंथ मिल जाए जो कि लेस देन 20 डेज हो।
तो ये नल सेट होगा, इसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। इसी नल सेट को इस सिंबल से भी यूज़ किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड फाई, PHI। क्लियर? तो या तो ये बनाया जाएगा, नल सेट की जगह पे खाली ब्रैकेट बना दिया जाएगा, या तो ये बना दिया जाएगा फाई। सपोज कर लीजिए आपने ऐसे बना दिया, तो अब ये सिंगलटन सेट कहलाएगा, ये एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट के अंदर एक सिंबल ये है, तो इसका ये एज ए एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपने खाली इसको बना दिया सेट का यूज़ नहीं किया, तब ये आपका एम्प्टी सेट कहलाएगा, और इस तरीके से बनाया है तो ये आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। ओके, द सेट ऑफ ट्री 1 किलोमीटर हाई, कोई ऐसा पेड़ बताइए जिसकी हाइट 1 किलोमीटर लंबी हो, ऊंचा हो। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं, कोई भी पेड़ इतना ऊंचा थोड़ी नहीं होता है। तो ये आपका एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट में हमेशा ऐसी बातें या ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो पॉसिबल होते ही नहीं है, इम्पॉसिबल चीज़ें होती हैं। तो अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उसके लिए कलेक्शन कैसे बनाइएगा। ओके, सेट ऑफ ए पीपल मोर देन 150 ईयर्स ओल्ड इन योर क्लास, आपके क्लास में कोई ऐसे बच्चे का नेम बताइए जो 150 साल से ज़्यादा का उम्र हो, उसकी एज 150 ईयर्स से ज़्यादा हो। तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जो क्लास 7 में होगा और उसकी एज 150 ईयर हो, क्लास 8 में होगा तो उसकी एज 150 ईयर, क्लास 6 में हो तो उसकी एज 150 ईयर हो। ये पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इस एज के लोग आपको मिलेंगे ही नहीं। तो ये आपका एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करेगा। एक और चीज़, कार्डिनल नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। मीन्स किसी भी सेट में कितने एलिमेंट आ रहे हैं, उन एलिमेंट की संख्या को बताना हो, उन एलिमेंट्स के नंबर को बताना, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट सेट कहलाएगा। सपोज वी हैव ए सेट ए इन विच 2 एलिमेंट्स आर देयर, 0 and 1। सो इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? ओनली 2 एलिमेंट्स। सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज़ 2। ये NA मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ 2। इसी को बोला जाता है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2। यहाँ पे सेट बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ द ईयर कितने होते हैं? 12 होते हैं, तो NB इज इक्वल टू 12। सी लेटर ऑफ द वर्ड बुक, BOK, ओनली 3 एलिमेंट्स आर देयर ना, ऐसे BOK, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा? 3। ओके, M सेट ऑफ मंथ हैविंग 32 डेज, कोई महीना ऐसा होता ही नहीं जिसमें 32 डेज हो, तो वो एम्प्टी सेट है, या उसमें कार्डिनल नंबर कितना है? 0। तो एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर 0। क्लियर? उसमें कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, तो उसमें वो कार्डिनल नंबर कहाँ होगा। अच्छा, अब एक होता है आपका इक्वल सेट। 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम आइडेंटिकल एलिमेंट। ऐसे 2 सेट जिसमें बिल्कुल एक जैसे ही दोनों में एलिमेंट हो, ना किसी के पास ज़्यादा हो ना किसी के पास कम हो। जो एलिमेंट पहले वाले सेट में हो वही एलिमेंट दूसरे वाले सेट में हो, तो वो क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। इक्वल का मतलब एक जैसा। क्लियर? अच्छा, इक्वल एंड इक्विवेलेंट में डिफरेंस होता है। अभी आइए देखते हैं डिफरेंस क्या है। पहले इक्वल सेट का एग्जांपल देख लेते हैं। हियर इफ A इज इक्वल टू PQR एंड B इज इक्वल टू QRP, देन A इज इक्वल टू B, A इक्वल टू B। अब देखिए ऑर्डर बदल सकता है, मतलब P पहले आए, Q बाद में आए, R उसके बाद है। यहाँ पे Q पहले है, R बाद में, P उसके बाद है। तो ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट जो इसमें है वही उतने एलिमेंट यहाँ पर भी हैं, तब ये दोनों सेट आपका क्या कहलाएगा? इक्वल सेट कहलाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 4 5 3 4 5, देखिए 4 2 टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 5 3 टाइम्स है, लेकिन ये चाहे हम जितनी बार लिख दें इसको माना सिर्फ एक ही बार जाएगा। तो एक 4 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया। 3 4 5 यहाँ पर भी है, 3 4 5 यहाँ पर भी है, तो ये दोनों सेट आपके क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। एंड इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं? इक्विवेलेंट सेट का मतलब हो गया ऐसे 2 सेट, 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट सेट इफ दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ऐसे 2 सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट मीन्स कार्डिनल नंबर जिनके सेम हो। इसमें XYZ है, इसमें ABC है, बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट हैं, लेकिन इसका कार्डिनल नंबर, इसमें सिर्फ 3 एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें भी सिर्फ 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है आपके। सो दीज 2 सेट्स आर नोन एज इक्विवेलेंट सेट। इसको क्या बोला जाएगा? इक्विवेलेंट सेट कहा जाएगा। 1 2 3 4 5 AEIOU, इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें भी 5 एलिमेंट है। सो दीज 2 आर कार्डिनल नंबर आर इक्वल, सो दीज 2 सेट्स नोन एज द इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट में क्या होता है? बिल्कुल वैसे ही एलिमेंट आते हैं। और इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो सकते हैं, चाहे जो नंबर पहले वाले में आए, चाहे जो नंबर दूसरे वाले में आए, लेकिन जितने एलिमेंट यहाँ होने चाहिए उतने ही एलिमेंट इसमें भी होना चाहिए। ये इक्विवेलेंट सेट होता है। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द
exercise problem. Try to solve all the problem of exercise with the help of this video. In case of any doubt, you may contact me on my WhatsApp number. Thank you everyone. Goodbye.